नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे प्रकाश की। प्रकाश जो एक तरह की ऊर्जा है, प्रकाश जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इस प्रकाश की संकल्पना हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में बहुत पहले से ही इसकी चर्चा लगातार वेदों में की गई है। ऋग्वेद के अंदर भी गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें सविता नाम से सूर्य की उपासना की गई है। और सूर्य ही, हम बात करते हैं, हमारे प्लैनेट पे प्रकाश का स्रोत है। जो ऋग्वेद के साथ साथ हमें, क्योंकि इसमें पढ़ाया जाएगा, मैक्सवेल पढ़ाया जाएगा, हमें न्यूटन पढ़ाया जाएगा, हमें हाइगेंस पढ़ाया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी भी या आरबीएससी भी हमें हमारा ज्ञान नहीं बताएगी। बच्चों, 14वीं शताब्दी के अंदर एक वैज्ञानिक, मैं तो हमेशा वैज्ञानिक कहता हूँ, साइंटिस्ट ही हैं जिन्होंने इतनी बड़ी खोज उस समय में करी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ना आज हम दे रहे हैं। एक विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में, वहां एक आचार्य हुए जिनका नाम था सायनाचार्य। सायनाचार्य ने ऋग्वेद के एक मंत्र जो सूर्य को समर्पित है, उस पर एक टीका लिखी। उस टीका में एक मंत्र लिखा। मंत्र में उन्होंने वर्णन किया, द्वे द्वे शते द्वे च योजने, द्वे द्वे शते द्वे च योजने। आगे का पेपर ले, द्वे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन। शब्दों पे गौर कीजिएगा बच्चों। द्वे 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 शते, द्वे द्वे शते च योजने, च योजने, यानी योजन की बात हो रही है, योजन दूरी के मानते पड़। द्वे द्वे शते च योजने एकेन निमिषार्धेन, एकेन निमिषार्धेन। दूरी तो यहां खत्म हो गई, आगे स्तुति के रूप में इस श्लोक को पूरा करें। कर्ममाण नमोस्तुते, कर्ममाण नमोस्तुते। ये एक स्तुति इन्होंने ऋग्वेद पर टीका लिखते हुए करी थी। अब इसका महत्व क्या है बच्चों? ये द्वे द्वे शते योजने अपन बात करते हैं, द्वे द्वे शते योजने, दैट मीन्स योजने, दैट मीन्स 2203 योजन, 2203 योजन। और आगे ये लिखते हैं एकेन, एकेन निमिषार्धेन, एकेन निमिषा अर्धेन, यानी निमिष का आधा। बच्चों, निमिष कहते हैं पलक झपकने को, पलक झपकने को। पलक झपकने का आधा समय, एक पलक झपकने का जो समय माना जाता है वो मानते 16/75, यानी लगभग बात करेंगे तो अगर डिवाइड करेंगे इसको तो दो 0.21 सेकंड के लगभग ये मान आता है। तो ये तो हुआ एक पलक झपकने का, लेकिन यहाँ आधा पलक झपकने का टाइम इन्होंने माना और दूरी मानी 2203 योजन। अब अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर इसका आधा सेकंड करें अपन तो 0.10 समथिंग सेकंड बनेगा, आधा निमिष। इन सब को 10 सेकंड, ये तो समय और ये दूरी। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए भारतीय कालगणना के अकॉर्डिंग, तो ये जो चाल बनेगी 2.99 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बहुत समय बाद निर्वात में प्रकाश की चाल निकाली जाती है बच्चों, बहुत सालों बाद 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत सालों पहले काफी सटीक जानकारी दे दी थी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? महान ऋषि सायणाचार्य की। कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य, आज की डेट में शायद कर्नाटक में आता है ये सायणाचार्य। और इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर ऋग्वेद पे टीका लिखते हुए ये प्रकाश का गति बताई थी।
और आज हम न्यूटन को पढ़ रहे हैं, आज हम हाइगेंस को पढ़ रहे हैं, आज हम मैक्सवेल को पढ़ रहे हैं, आज हम प्लांक को पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सालों पहले जब कल्पना नहीं थी। तो बच्चों आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की। तो चर्चा करते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के अंदर अगर हम बात करें तो यहां 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अगर मैं बात करूं इसका डायग्राम की, तो एक रेक्टेंगल इस तरह से ले लेता हूं, एक रेक्टेंगल इस तरह से ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल और बढ़ा लेते हैं इसको। तो इस तरह बच्चों देखना सामने 1 2 और 3 समझ आ रहा है। तो यह 3 क्या बने, 3 तो आयताकार हिस्से बन गए रेक्टेंगल, और 3 आयताकार बन गए। अब मैं यहां कलर चेंज करके और बताना चाह रहा हूं आपको, ये जो हिस्सा बना ये फर्स्ट त्रिभुज बन गया एक, और एक त्रिभुज बन रहा है पीछे की ओर, एक त्रिभुज बन रहा है पीछे की ओर। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये पीछे त्रिभुज बन रहा है एक, तो 2 यहां इस प्रकार क्या बन गए, त्रिभुज बन गए। ये पृष्ठ अगर मिलते हैं कितने, 3 तो आयत और 2 त्रिभुज, 3 तो आयत और 2 त्रिभुज, तो ये पृष्ठों से क्या जो कांच की स्लेब बनती है उसे हम कहते हैं प्रिज्म। 3 तो आयताकार और 2 त्रिभुजाकार जो स्लेब बनती है उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रिज्म का नाम देते हैं। अब यहां अगर बात करें प्रिज्म कोण की, तो जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलक हैं, उन 2 पार्श्व फलकों को अगर मिला दें तो जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। अगर एक डायग्राम लेवें तो यहां पर एक मैं प्रिज्म बनाने की कोशिश करता हूं, ये ए बी और सी, ए बी और सी, यहां ये प्रकाश की जो किरण है वो आ रही है। इसको जाना कौन सी दिशा में चाहिए था बच्चों, इसको जाना इसी दिशा में चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के कारण ये कौन से माध्यम से, वायु से रही है, और प्रिज्म कौन सा माध्यम है, कांच है, तो अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण ये किरण सीधी चली जाती है। उसी कलर में ले लेते ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। ये किरण क्या होगी, सीधी चली जाएगी और सीधी जाकर वापस ये, तो एक किरण तो ये हो गई। अब इसको हम नाम लेते हैं, ये यहां से P, ये Q, डॉट बड़ा हो गया, P Q, यहां पर हम नाम दे देते हैं इसको, जो भी ये एंटर हो रही है यहाँ, जब ये एंटर हो रही है तो इसको नाम दिया अपन ने E। जब ये प्रिज्म के अंदर है, ये देख पा रहे हैं अपन प्रिज्म के अंदर है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं F। ठीक है, यहां पे भी 2 पॉइंट दे लेते हैं अपन, R और S। तो ये जो किरण अपवर्तित हुई, तो जो किरण आ रही है वो क्या है, PE। ये यहां पे E नाम दे लेते हैं, इसको F नाम दे लेते हैं, दिख रहा है सबको। तो जो PE है बच्चों, P वो है आपतित किरण। कौन सी किरण हो रही है, आपतित किरण। जो EF है, दिख पा रहा है यहाँ, ये EF, जो EF है वो अपवर्तन के फलस्वरूप है, तो उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर जो किरण प्रिज्म से निकल रही है जिसको हमने नाम दिया FS, FS, इसको हम कहेंगे बच्चों निर्गत किरण, यानी निकलने वाली निर्गत किरण। अब अगर इन किरणों का मूल पथ अगर हम देखें तो ये तो इसका मूल पथ है, लेकिन इसको जाना किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था।
अगर यहां से दो किरणें और निकालें तो ये इसके पैरेलल जाती जाएगी किरण, और ये किरण इस प्रकार जाती जाएगी। देख पा रहे अपन? इस किरण को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये यहां पर मिलती है, और इस जगह जो बनता है कोण, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट को जी। ये ए, ये बी, ये सी, और यहां जो हम कोण बनाते हैं वो कोण क्योंकि आपतन कोण है ना, तो यहां जो कोण बन रहा है ये तो है कोण आई, और यहां रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप जो कोण बन रहा है उसको नाम देंगे कोण आर। इसको हम कोण ई नाम दे देते मौली। इस तरह बच्चों ये कुछ हमने कोण बनाए, तो अब इनको कहेंगे क्या? सबसे पहले हमने जो लास्ट लाइन ली थी, इसके समझ में हमने सारा चित्र बनाया, वो है प्रिज्म कोण। जहां दो पार्श्व फलक बने मिले, जो दो पार्श्व फलक मिले, जहां दो पार्श्व फलक मिले, वो जो कोण है वो कोण कहलाता है प्रिज्म कोण। और यहां पर कोण जो ए बनेगा हमारा, कोण ए, ये वाला मैंने दोनों चित्र दिखा दिए बच्चों आपको। ये जो मैंने लाइन कहा या दो पार्श्व फलक मिल रहे हैं, तो ये जो कोण है इस कोण को नाम देंगे हम प्रिज्म कोण। क्या नाम देंगे बच्चों? प्रिज्म कोण का नाम देंगे। तो जो जहां दो पार्श्व फलक बनते हैं वो कोण हो गया प्रिज्म कोण। जब किरण आ रही है, आने वाले और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है हम जानते हैं, ये कोण आई है, इसे कहेंगे आपतन कोण। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। ये जो कोण वापस अपवर्तन के बाद बनता है उसे कहेंगे अपवर्तन कोण, है ना, कोण आर, रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। अब यहां ये ई निर्गत किरण पे बन रहा है, इसलिए कोण ई को हम कहेंगे निर्गत कोण। क्या कहेंगे बच्चों? निर्गत कोण। तो यहां देखें, सबसे पहले हम बात करें हैं पीई की। पीई कौन सा है? आपतित किरण है। फिर बात करेंगे ईएफ की। ईएफ क्या है? अपवर्तित किरण है। एफएस की बात करेंगे। एफएस क्या है? निर्गत किरण है। कोण ए क्या है? प्रिज्म कोण है। कोण आई जो है वो क्या है? कोण आई, यहां देख पा रहे हैं हम, कोण आई ये रहा, आपतन कोण है। और रिफ्लेक्शन के बाद में जो अपवर्तन कोण बन रहा है, अपवर्तन, अपवर्तन। रिफ्लेक्शन के बाद में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और जाने वाला कोण है वो है कोण ई, निर्गत कोण। तो इस तरह ये कोण बने। और यहां अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो किरण कहां से आ रही है? वायु से आ रही है। वायु से आ रही है। तो अपन ने बात की थी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो वह अपनी मूल दिशा से, मूल दिशा ये थी, ये मूल दिशा थी बच्चों, इससे विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था, यहां हम बता रहे हैं कि यहां इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो इन दोनों को मिलाने पर जो कोण बन रहा है यहां पे, इसको कोण डी का नाम देते हैं, और कोण डी को हम नाम देते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। तो यहां दो चीज देखते हैं बच्चों, कौन कौन से कोण आए। पहले तो तीन किरणें पढ़ ली अपन ने। कोण ए कौन सा? प्रिज्म कोण। कोण डी कौन सा? तो विचलन कोण। कोण आई कौन सा? आपतन कोण। कोण आर कौन सा? परावर्तन कोण। कोण ई कौन सा? निर्गत कोण। ये तो हमने इस चित्र में बात करी। अब यहां जब वायु से कांच में प्रकाश जाता है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहां वायु से किस में जा रहा है? कांच में। अगर ये कांच से प्रकाश में आता, अगर ये एसी की साइड से आता प्रकाश, कांच से वायु में आता, तो स्थिति चेंज हो जाती। कांच से वायु में आता तो किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाती, अभिलंब से दूर हटती। बात समझ में आ गई बच्चों? जब हम पिछले लेसन में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है।
जब सघन से विरल में आती है, कांच से वायु में जाएगी तो विलंब से दूर हट जाएगी। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था। तो इस तरह प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है प्रिज्म में। आगे देखते हैं, हमने समझ लिया है सारा। विचलन कोण क्या चीज है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। चित्र देखिए बच्चों, ये आपतित कोण है और ये विचलित निर्गत किरण है, दोनों को बढ़ाया तो यहां जो कोण बना कोण डी, इसको हमने क्या नाम दिया? विचलन कोण का नाम दिया। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देती है। और ये 7 रंग हैं, हम पढ़ चुके हैं, बेनी, आह, पीना, ला। कौन से रंग है बच्चों? बे, नी, आ है, पीना, ला। सब बच्चों को याद होगा, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं अपन। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसे क्या? विग्योर। ठीक है, विबग्योर, विबग्योर। अगर इनमें से पूछे मध्य रंग कौन सा, तो बच्चों हम ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम बात करें तरंग दैर्घ्य के हिसाब से, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से तो मध्य रंग हमेशा करना। जिस रंग से मैं लिख रहा हूं कौन सा, पीला रंग जो है वो मध्य रंग कहलाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं 7 रंगों की, 7 रंगों के प्रकाश की। इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और प्रकाश के अवयव विभाजन को प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण। ये हम एक डायग्राम भी लिया हमने, इसके अंदर हम देख पाएंगे कि प्रकाश किस तरह प्रिज्म पर आता है। हमने डायग्राम खूब सारे ले लिए बच्चों। ये प्रकाश किस तरह आता है? ये प्रकाश, सफेद प्रकाश प्रिज्म पे आपतित हो रहा है, यहाँ दिख पा रहा है अपने को। और ये हम देख पा रहे हैं कि बैंगनी रंग सबसे नीचे है और लाल रंग हमें सबसे ऊपर नजर आता है। देख पा रहे हैं हम, बैंगनी रंग जो है वो नीचे दिख रहा है और लाल रंग हमें ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इस चित्र में भी देखिए तो इस तरह प्रकाश की किरण आपतित होती है और ये अपवर्तन हो जाता है। यहाँ बैंगनी नीचे आ रहा है और लाल रंग ऊपर आ रहा है। ये प्रकाश जो है उसका क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश की किरण का प्रकाश में अपवर्तन के फलस्वरूप कई रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का विक्षेपण है या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बात करते हैं बच्चों इंद्रधनुष की। देखा होगा, बारिश होती है, बारिश के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनता है और एक सर्टेन कोण पे ही हमारे को इंद्रधनुष बनता दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष जो है वर्षा के बाद में आकाश के जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देता है और ये एक तरह का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्रिज्म की जरूरत, प्रकृति से पानी की बूंदे जो हैं बारिश के बाद बनता है। बारिश हो रही है तो नहीं दिखाई देता, बारिश हो गई, हल्के फुल्के जो जल है या बूंदे हैं जो वायु में रह गई तो इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये कितना सुंदर इंद्रधनुष देख पा रहे हैं अपन, दिख रहा है बच्चों। इस इंद्रधनुष में हम क्या देख पा रहे हैं? देखो, इस इंद्रधनुष को देखें, देखा होगा बारिश में, बहुत शानदार इंद्रधनुष है ना। इस इंद्रधनुष में हम देख पा रहे हैं कि बैंगनी रंग जो है वो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है हमें और लाल रंग नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और अलग अलग रंग की हमें पट्टियां यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है और कई जगह रंग का विभाजन स्पष्ट नहीं दिखाई देता, हम विभाजन अंतर नहीं कर पाते। तो वही है बे, नी, आ है, पीना, ला, विग्योर। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बेनी, आह, पीना, ला, याद रखना है। अब ये इंद्रधनुष जो है उसको हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का विक्षेपण हो रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। किसकी सहायता से? बूंदे चाहिए, प्रकाश की बूंदों की सहायता से वर्ण विक्षेपण हो रहा है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य अगर इस तरफ अस्त हो रहा है तो पूर्व दिशा में दिखाई देगा,
पूर्व में है सूर्य तो पश्चिम में दिखाई देगा। अब यहां पर जो जल की बूंदे हैं, क्योंकि बादल भी दिखाई, देखो पहली शर्त ये बादल दिखा रहा है, वायुमंडल में जल होना चाहिए, ये बताना चाह रहा है। तो जल की बूंदे जो है, ये जल की जो बूंदे हैं इस बादलों में, ये किसका काम करती है? ठीक जैसा प्रिज्म काम करती है, और प्रिज्म की तरह प्रकाश का क्या कर देती है? वर्ण विक्षेपण कर देती है। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षणों तक पहुंचते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता। इसको हम विज्ञान अपनी लैंग्वेज में से शब्द में विचलन जो है, विचलन जो है वो लाल रंग का सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का विचलन मैक्सिमम होता है। इसीलिए विचलन कम होने के कारण आगे हम पढ़ेंगे खतरे के जो निशान हैं वो किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के। अब यहां कुछ गुणों की बात करें अगर, तो लाल रंग की बात करें और दूसरी तरफ बैंगनी रंग की बात करें, तो लाल रंग का विचलन कम और तरंग लंबाई, जिसे हम तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं, वो अधिक होती है। बैंगनी रंग की बात करें तो इसका विचलन, जिसे हम कहते हैं भटकाव, विचलन अधिक और तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या होती है? कम होती है। इस कारण जो खतरे के निशान हैं वो किस रंग के बनाए जाते हैं? वो लाल रंग के बनते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, आगे देखते हैं। ये एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश आ रहा है, वॉयलेट से बैंगनी हो रहा है, वॉयलेट से बैंगनी प्रकाश का स्पेक्ट्रम अगर जा रहा है तो दूसरे प्रिज्म को अगर हम उल्टा रखेंगे तो वापस श्वेत प्रकाश के रूप में पर्दे पर हमें प्राप्त होगा। ये डायग्राम हमें बता रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, आइजैक न्यूटन साहब हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। हमने बात करी थी गुरुत्वाकर्षण की, खोज भी करी थी, शेम वेम की बात, इनकी कहानियां चलती है ना। हम हमारी कहानियां तो सुनाते नहीं, जैसे मैंने एक सायणाचार्य की आपको सुनाई थी, लेकिन न्यूटन साहब का, लेकिन बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे हालांकि। तो साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन है, इन्होंने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और उस स्पेक्ट्रम को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, लेकिन और अधिक वर्ण नहीं मिले। प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, उन्होंने देखा दूसरी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। क्या करना चाहा? देखो ये करना चाहा, एक प्रिज्म ली, श्वेत प्रकाश डाला, दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखा तो श्वेत प्रकाश पर्दे पर इन्हें प्राप्त हुआ। न्यूटन साहब ने ये प्रयोग करके देखा। उस समय में जब लोग सोच भी नहीं सकते तो ये साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे थे। वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश में अगर माध्यम बदलता है, प्रकाश के अंदर माध्यम परिवर्तित होता है तो प्रकाश की किरण की चाल बदलती है, और चाल बदलती है तो वो मूल दिशा से क्या होती है? मूल दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और यही क्या करते हैं? यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। दूसरे तरफ हम बात करें, यदि सघन माध्यम से आता है और विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। आगे बात करते हैं बच्चों, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण, अस्थिरता बोले तो माध्यम बदलता है बार बार, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है, गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है। हम देखते हैं ना कई बार भाप ऐसे उठती हुई दिखती है, तो
इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु से कम होता है, इसलिए गर्म वायु को देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति बदलती रहती है। हम देखते हैं ना, वो झिलमिल करती वस्तु अपने को नजर आती है। आगे बात करते हैं, ये दो हमने बना ही लिए। तारों का टिमटिमाना, तारा बहुत दूर है, तारा बहुत दूर है, देख पा रहे हैं हम चित्र के अंदर बहुत सारे आसमान में सोते सोते हम तारे देखते हैं। तारा कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। फिल्मों में ऐसे बताते हैं ना, वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा है, फिल्मों में देखते हैं हम। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है तारों के बारे में, है ना। तो कोई मर जाता है तो बच्चों को कहानी सुनाने कहते हैं, तारा बन जाता है ना। ये सब अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, तो ये सब साइंस है। हमारी औकात इस एक तारे के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, अगर बात करें तो इस एक तारे के बराबर भी नहीं। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों तारे होंगे, ये इतनी सी अगर हम बाहर अंतरिक्ष से देखें तो अपनी औकात है। और उसमें से एक बहुत छोटी जगह में हम रह रहे हैं, और यहाँ खड़े होकर हम कई बार उस क्रिएटर को भी चैलेंज करते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो दिखाई क्यों देते हैं? कि प्रकाश तारों का, तारा बहुत दूर है हमारे से, सूर्य तो बहुत नजदीक है, सूर्य तो हमारे ग्रह का है, हम तो उसके घर के आदमी हैं, वो तो हमारा परिवार है, सौर परिवार है। और चंद्रमा तो हमारे चारों ओर टक्कर लगा रहा है, ऐसे समझे, यानी वो बहुत नजदीक है। लेकिन जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो बहुत दूर है। और जब बहुत दूर से प्रकाश आता है तो वहां पर उसका पथ जो है वो लगातार विचलित होता है, माध्यम बदलता है। और जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की किरण जो है वो अपने मूल दिशा से क्या होती है, विचलित होती है। तो हमें हमारा जो कमी दोष नहीं दिखा देता, हमें लिखता है तारा टिमटिमा रहा है, ये ओझल हो रहा है, जबकि बहुत दूर से प्रकाश से आने के कारण ऐसा होता है। कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, जो कि टिमटिमाने का प्रभाव है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। आगे बात करते हैं, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। देखा होगा कि माउंट आबू जाओ, वहां लोग खड़े हो जाते हैं ना? टाइगर हिल पे जाओ, वहां लोग खड़े हो जाएंगे, सूर्य दिखाई देगा बहुत दूर से, हाइट पे खड़े हैं अपन। वहां वो सूर्य जो है वो काफी देर, है ना, पहले लोग खड़े हो जाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय का जो टाइम है, उस टाइम से लगभग 2 मिनट एवरेज अगर बात करें तो गैप रहता है। वो ऐसा दिखाई क्यों देता है? कि वो बहुत दूर है, और दूर होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, माध्यम बदलता है। और उस अपवर्तन के कारण चित्र देखना, सूर्य की जो स्थिति है वो अगर बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रभाव, तो जो पृथ्वी से ये स्थिति एक क्षितिज की, लेकिन सूर्य यहां है और अपने को दिखाई ऊपर या नीचे देता है, समझ गए? तो सनसेट या सनराइज पॉइंट पे हम खड़े हो जाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमारे को वहां से ऊंचाई से दिखाई देता है, या सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किस कारण होता? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता। आगे बात करते हैं, तारे का वास्तविक स्थिति कुछ ऊंचाई प्रतीत होना। हमने जब सिक्के का ऊपर उठा हुआ देखा था तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन लिया था। यही लॉजिक, यही रीजन सारा कहाँ है, तारे की वास्तविक ऊंचाई पर आएगा। वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृष्ठ के पृष्ठ तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, और वायुमंडलीय तारे के प्रकाश का अभिलंब की ओर झुका रहना। क्योंकि वायु जो है वो विरल माध्यम से कहाँ आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। और जब विरल से सघन में आती है तो वो किस ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती। बच्चा मैं कई बार बता चुका हूं, ये याद रखना। और क्षितिज से देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर हमें दिखाई देता है। गर्म वायु को देखने पर वस्तु की आभा स्थिति का परिवर्तित होना। ये ने सर्दी में आग जला रखी है, मैं आग की बात, आग के ऊपर जो हवा गर्म हो रही उसको देखना, और उससे किसी अगले सामने की वस्तु को देखेंगे तो झिलमिलाहट से एक प्रतीत होगी अपने। होता क्या है, गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु की तुलना में ऊपर उठती है, हल्की होती है और ऊपर उठती है। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है। गर्म वायु जो है उसकी सघनता क्या है, कम है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, गर्म की। ठंडी वायु जो है उसकी सघनता अधिक है, और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम हो जाएगा। यहां अपवर्तनांक अधिक रहेगा।
तो वायु में से होकर देखने पर हमें वस्तु की आभास स्थिति परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठती रहती है और उसमें वायुमंडलीय क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन फैला भी तो है। दिख रहा है कितना मस्त सूर्य लग रहा है लालिमा से? अरे नहीं दिख रहा क्या? देखो देखो, दिख रहा है सूर्य की लालिमा, इसको देखो। ये किस कारण दिख रहा है? जाहिर सी बात है, प्रकाश का क्या हो रहा है, यहाँ प्रकीर्णन हो रहा है। अब ये प्रकीर्णन के लिए हम पहले टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। टिंडल प्रभाव 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको क्योंकि मेमोरी शॉर्ट होती है तो इसको समझने के लिए, जब कोई प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदे, धूल के कण इनसे टकराता है, टकरा कर आता है, तो उस कण, रास्ते में आने वाले कण के कारण प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई देने लग जाता है। जैसे पेड़ के बीच में हम बात करेंगे, लाइट की पूरी रे किरण दिखाई देती है। तो ये प्रकाश की जो प्रकीर्णन की घटना है, यही क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। पेड़ों के बीच से देखते हैं ना कई बार लाइट लाइन प्रकाश दिखाई देता है, ये प्रकाश ही आ रहा है, ये उसका रास्ता है ना। ये जो धूल के कारण, मिट्टी, रास्ते के अंदर बूंदे, जल की बूंदे आ रही है, धुआं आ रहा है, उन सब से वो मार्ग दिखाई देता है, वही टिंडल प्रभाव है। क्योंकि एक टिंडल नामक वैज्ञानिक, टिंडा नहीं, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ये प्रकाश खोजा था, ये टिंडल प्रभाव की खोज की थी। आगे बात करते हैं। ये बहुत अच्छा, देखो टिंडल प्रभाव का उदाहरण, ये जो रेस दिखाई दे रही है हमें, ये किरण का मार्ग दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा चित्र है, ये टिंडल प्रभाव को बताता है। जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज में प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। घने जंगल के जब पेड़ का वितान है उससे प्रकाश आता है तो टिंडल प्रभाव देखते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन किस पर निर्भर करता है? जो बहुत छोटे कण होंगे, सूक्ष्म कण होंगे, वो उतना ज्यादा क्या करेंगे, प्रकीर्णन करेंगे। इसलिए तो आसमान का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बच्चों? नीला दिखाई देता है, आएगा अभी। बड़े आकार के कण अधिक तरंगित के कारण प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णन प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते? ग्रह पास है, सूर्य की मात्रा ज्यादा है, ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं और प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। और ग्रह के प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तित औसत मान 0 होगा, इस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है। खतरे का रंग लाल क्यों होता, हमने बात की थी। खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे धुएं सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए ग्रह दूर से देखने पर भी हमें दिखाई दे जाता है। दूसरा हमने कारण बताया था, एक विचलन लाल रंग का कम होता है और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और प्रकीर्णन कम होता है। विचलन कम, प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य अधिक, 3 रीजन लिखना, बहुत अच्छा उत्तर देना हो तो। आगे बात करते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में वायु के अणु, अन्य सूक्ष्म अणुओं का आकार दृश्य प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। ये कण कम तरंगदैर्ध्य प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की तुलना में 1.8 गुनी है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, हमने बात की थी ना। और ये नीला रंग ही प्रकीर्णन के फलस्वरूप हमारे आंखों में प्रवेश करता है। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है। बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं? बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से होते हैं। काले मेघा, काले मेघा भी तो बोलते हैं, सफेद कहां से आ गए, कहते नहीं कहते? तो अगर हम बात करें तो सफेद रंग जो है उसका प्रकीर्णन समान रूप से हो जाता है। तो जब प्रकाश बादल पे टकराता है, देखते हैं सूक्ष्म बूंदे हैं, उनका आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्ध्य की सीमा से अधिक है। फिर श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित हो जाता है, क्योंकि यहां से श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें यह श्वेत ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने कुछ प्रश्न देखे। खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं? बादल जो है वो सफेद क्यों होते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो ये कुछ प्रश्न हैं। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? हमें क्षितिज से सूर्य जो है वो अच्छा दिखता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है, और सूर्यास्त जो है वो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ऐसा क्यों है? इन सब प्रश्नों का हमने उत्तर जाना। और कुल मिला के हमारे नेत्रों से हमारी दुनिया जो है वो रंग बिरंगी क्यों है?
ये रंग बिरंगा संसार हमारे नेत्रों के कारण है। ये सब हमने जाना, नेत्र की संरचना देखी, मानव नेत्र के रोग देखे। तो आप कोई भी प्रश्न हो वो ज़रूर पूछिए, हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, चैट पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब पे सभी क्लासेस आपको ये निःशुल्क मिलेगी, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज में डालिए, हम आपको नोट्स की PDF उपलब्ध हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मैसेज डालिए। कुल मिला के परेशान नहीं होना और अध्ययन लगातार करते रहना है। तो दोस्तों जुड़े रहिए दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।